गुड इवनिंग। ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक और हिस्ट्री विषय की वीडियो हम डाल रहे हैं और दूसरी ओर हिंदी की लाइव क्लासेस चल रही है और साथ में कुछ दिनों में हम पॉलिटिकल की वीडियो भी शुरू कर देंगे और पॉलिटिकल की लाइव क्लास भी हम चलाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार वीडियो को देखें जिसमें हम सारे कोर्स को पूरा करा रहे हैं आपके लिए। तो इसी क्रम में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता कहते किसे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहला जो स्थल है, ये दो स्थल इंपोर्टेंट हैं। इसमें एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखो, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना कि हद में हद में हद में मोरा हद में मोरा ऐसे याद रखना, हद में मोरा। इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज द से दयाराम साहनी ने की, दयाराम साहनी ने की। और दूसरी ओर मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो की खोज रा से राखलदास बनर्जी ने की। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज हुई थी कब? सन 1921 में, 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। एक तो सबसे पहला अंतर आपको ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, MRP प्लीज इसको याद रखना। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मांगटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांगटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान के लरकाना में, L फॉर लरकाना में, S फॉर सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये दोनों का अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पा की खोज कब और किसने की और हड़प्पा कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये दोनों के दोनों अंतर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए उसकी हम बात करते हैं। तो ट्रिक समझना कि हड़प्पा की लाल मिट्टी से चांदी की मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली, जिसे हमने क्या कर दिया? सेल किया। जिसे सेल कर बैल की आकृति के अग्निकुंड प्राप्त हुए, बैल की आकृति के अग्निकुंड प्राप्त हुए। तो ये ट्रिक याद रखनी है कि हड़प्पा की लाल मिट्टी से चांदी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे सेल कर बैल की आकृति के अग्निकुंड मिले। इतनी चीजें याद रखोगे तो आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हड़प्पा से सबसे पहली चीज मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के
बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग मिला, लाल रंग का प्रयोग मिला। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले। हड़प्पा से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले। ठीक है। तीसरी चीज, यहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली। चौथा, यहां से और क्या मिला, सेल खड़ी से निर्मित मुद्राएं प्राप्त हुई, सेल खड़ी से निर्मित मुद्राएं, सेल खड़ी से निर्मित मुद्राएं मिली, निर्मित मुद्राएं प्राप्त हुई। और क्या मिला, बैल की आकृति मिली। नंबर 5 में क्या आ जाएगा, बैल की आकृति मिली, आकृति। और नंबर 6 में क्या मिले, यहां से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए, अग्निकुंड। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। हड़प्पा की लाल मिट्टी से चांदी की मातृ देवी की मूर्ति मिली, जिसे हमने सेल कर दिया। और क्या मिला, जिसे सेल कर बैल की आकृति के अग्निकुंड मिले। क्लियर हो गया। तो इतनी सारी चीजें हमें यहां से हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की ट्रिक याद करते हैं और उसको समझते हैं। मोहन ने आदिदेव शिव से कहा, आदिदेव शिव से कहा कि नगरों की नर्तकियां होती हैं, कि नर्तकियां विशाल स्नानागार में स्नान करती हैं, विशाल स्नानागार में स्नान करती हैं। और जो योगी, पुजारी तथा पुरोहित, योगी, पुजारी और पुरोहित क्या करते हैं, पुरोहित घरों के कुओं में स्नान कर विशाल सभा भवन में जाते हैं, सभा भवन में जाते हैं, विशाल सभा भवन में जाते हैं। ये इसकी ट्रिक याद कर लो, तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मोहन ने आदिदेव शिव से कहा, तो यहां के मोहनजोदड़ो के आदिदेव कौन थे, आदिदेव शिव थे। ठीक है। शिव से क्या कहा कि नगरों की नर्तकियां, मतलब मोहनजोदड़ो कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ठीक है। नगरों की नर्तकियां। अब देखो, यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। और क्या मिला, नर्तकियां क्या करती है, विशाल स्नानागार में स्नान करती है। यहां से क्या मिला, एक विशाल स्नानागार भी मिला, स्नानागार मिला। ठीक है। और योगी, पुजारी तथा पुरोहित की मूर्तियां मिली। नंबर 5 में क्या मिला, योगी, पुजारी और पुरोहित की मूर्तियां मिली, पुरोहित की मूर्तियां मिली। अब जो योगी, पुजारी, पुरोहित है वो क्या करते हैं, घरों में कुओं के अवशेष मिले। नंबर 6 क्या मिला, घरों में कुओं के अवशेष मिले, कुओं के अवशेष मिले। ठीक है।
और क्या है, स्नान कर विशाल सभा भवन। नंबर 7 में क्या मिला यहां से, विशाल सभा भवन भी मिला, सभा भवन मिला, विशाल सभा भवन मिला। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली। एक बार फिर से समझो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल है, एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी याद रख लेना आप लोग। शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखो, हद में मोरा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। MRP प्लीज, हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरगाना में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब ट्रिक देखो, हड़प्पा की लाल मिट्टी से चांदी की मातृ देवी की मूर्ति मिली, जिसे सेल कर बैल की आकृति के अग्निकुंड मिले। अब यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, नंबर 1, यहां से मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग। दूसरा, चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। तीसरा, मातृ देवी की मूर्ति। और यहां से जो सिक्के मिले, मुद्राएं मिली, वो सेल खड़ी से निर्मित थी। ठीक है, और क्या मिला, बैल की आकृति मिली। नंबर 6 में यहां से क्या मिले, अनेक अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो की ट्रिक देखो, मोहन ने आदिदेव शिव से कहा कि जो नगरों की नर्तकियां हैं वो विशाल स्नानागार में स्नान करती हैं, और योगी पुजारी पुरोहित क्या करते हैं, घरों के कुओं में स्नान कर विशाल सभा भवन में जाते हैं। यहां से क्या क्या मिला, एक तो यहाँ के आदिदेव शिव थे, दूसरा ये नगरीय सभ्यता थी, तीसरा यहाँ से काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली, चौथा विशाल स्नानागार मिला, और योगी पुजारी और पुरोहित की मूर्तियां मिली, घरों में कुओं के अवशेष मिले, और विशाल सभा भवन यहां से प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 स्थल की, जिसका नाम है लोथल। चलिए, तो अब बढ़ते हैं लोथल में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, लोथल। लोथल के बारे में समझते हैं। तो लोथल हमने पहले ही आपसे कहा था कि लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, एक बंदरगाह। और दूसरी बात, दूसरी चीज भी समझना, जो लोथल है बंदरगाह तो था, साथ में कहां स्थित था लोथल, तो गुजरात में स्थित था, गुजरात में। और किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये एक तो साबरमती नदी है और एक भोगवा नदी, साबरमती नदी और भोगवा नदी के तट पर स्थित। ठीक है, स्थित एक बंदरगाह था। अब बात आती है यहां से क्या प्राप्त हुए, तो इन साक्ष्यों को हम एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ट्रिक से समझेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है लोथल। लोथल ट्रिक लिख रहा हूं कि लोथल के जो बंदर है, लोथल के बंदर कारखाने में पैजामा पहनकर सोए हैं, पैजामा पहनकर सोए हैं। ये इसकी ट्रिक है, इसको याद कर लेना। लोथल के बंदर का मतलब क्या है कि लोथल नंबर 1 एक क्या था, बंदरगाह था। लोथल एक बंदरगाह था। दूसरी बात, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, यहां से मनका बनाने का, मनका बनाने का कारखाना मिला। ठीक है, कारखाना मिला। तीसरा, यहां से किसकी खोज हुई, लोथल से पैमाने की खोज हुई, पैमाने की खोज हुई। चौथा देखो, सोए है का मतलब क्या है, यहां से लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले, युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले, समाधान के साक्ष्य मिले।
एक बात और याद रख लेना कि लोथल, नोट करके लिख लेंगे, लोथल गुजरात में साबरमती और भोगवा नदियों के संगम पर स्थित था। भोगवा नदियों के संगम पर था। ठीक है, तो ये हो गया लोथल भी क्लियर। तो हमारे 3 स्थल हो गए, हड़प्पा भी हो गया, मोहनजोदड़ो भी हो गया और लोथल भी हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्थल हैं, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली हेडिंग लिखेंगे धौलावीरा। नेक्स्ट लिखेंगे धौलावीरा। ये सबने क्लियर कर लिया होगा और इसको आप लोग नोट भी करते चलना। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हम प्रोवाइड कर दें ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट आता है चलिए, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम धौला। अच्छा, इससे पहले धौलावीरा से पहले वनावली स्थल है, वनावली की हम बात कर रहे हैं। वनावली, ठीक है, वनावली। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये वनावली क्या था, इसको अच्छे से समझते हैं कि इसकी ट्रिक देखो। वन में हरि ने हल्की आकृति का पूर्ण नियोजित शहर बसाया। ये वन में हरि ने हल्की आकृति का पूर्ण नियोजित शहर बसाया। अब देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले वनावली कहां स्थित है? हरियाणा के, हरि मतलब हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार जिले में है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां से क्या मिला? हल्की आकृति मिली। और क्या मिला? हल्की आकृति मिली। तीसरी चीज क्या है? वनावली एक पूर्ण नियोजित शहर था। वनावली क्या था? वनावली एक पूर्ण नियोजित शहर था। तो ये 3 पॉइंट इसके बारे में पढ़ लो तो ये भी आपका वनावली क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी लिख ले और इसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, कालीबंगा। कालीबंगा, सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ समझना। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां। अब ये कहां स्थित है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वनावली कहां स्थित है? कालीबंगा कहां स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब यहां से साक्ष्य क्या मिले? देखो हमने कहा था जैसे वनावली क्या था? एक पूर्ण नियोजित शहर था। तो ये जो कालीबंगा है यह एक दीनहीन बस्ती थी। समझ रहे हो? तो कालीबंगा क्या थी? कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती थी। दीनहीन बस्ती। ये तो पूर्ण नियोजित नगर था, जबकि ये क्या था? एक दीनहीन बस्ती थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहां से एक तो मिट्टी का हल मिला, ठीक है। यहां से क्या मिला? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ। मिट्टी का हल मिला, ठीक है।
तो इसके अलावा यहां से हल की आकृति थी, यहां से मिट्टी का हल मिला, और क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जुते खेत के साक्ष्य मिले। यहां से क्या मिले, जुते खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, जुते हुए खेत की, ये 2 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर आप फोकस करेंगे। इसके अलावा यहां से क्या मिला, कब्रिस्तान मिला। तीसरी चीज क्या मिली, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिला। ठीक है, तो इन 3 पॉइंटों को मुख्य रूप से तैयार कर लो, बाकी क्वेश्चन लगाओ, चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चनों में कुछ और चीजें मिलेंगी तो उनको भी आप लोग नोट कर लेना। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सुरकोटड़ा। अगली हेडिंग लिखेंगे सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा को भी समझते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे सब लोग सुरकोटड़ा। तो हेडिंग लिखिए सुरकोटड़ा। सबसे पहले पता होना चाहिए सुरकोटड़ा कहां स्थित है और वहां से क्या मिला। सुरकोटड़ा का एक क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है जिसे बार बार आयोग पूछता रहता है और उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे सुरकोटड़ा और इसको समझते हैं सुरकोटड़ा के बारे में, ये कहां स्थित है। तो सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा तो लिख लेना, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। एक तो ये हो गया। यहां से लेकिन जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्या मिला हमें, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। सुरकोटड़ा से क्या मिले, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। अस्थियों के साक्ष्य मिले। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहां से मिले, तो सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और क्या रहता है, देखो एक और नेक्स्ट जो आता है धौलावीरा पर हम फोकस करते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी अच्छा है। ठीक है, धौलावीरा की विशेषता की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। ठीक है, और धौलावीरा कहां स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। और दूसरी बात, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है। तीसरी बात, धौलावीरा से प्राप्त अक्षर, यहां से जो अक्षर प्राप्त हुए हैं, अक्षर अन्य सभी स्थानों से बड़े हैं। सभी स्थानों से बड़े हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, एक और विशेषता क्या है कि धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले। जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहां से मिले, तो धौलावीरा से मिले। ठीक है, तो ये धौलावीरा के बारे में हो गया, इनको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद अब हम बात करते हैं, एक और लिख लो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां स्थित है पूछा जाता है, तो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। तो अगला लिख लेना राखीगढ़ी, और लिख लेना कि राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। जींद जिले में स्थित है। एक तो इसको याद रखना कि हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा था कि निम्न में से किस स्थल से रथ प्राप्त हुआ था, तो यहां से जो है
एक रथ प्राप्त हुआ था। तो लिख देना यहां से एक रथ प्राप्त हुआ था, रथ प्राप्त हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना। तो ये तो हमारे रहे स्थल। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी के पतन की, कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे सिंधु घाटी का पतन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सिंधु घाटी का पतन, और इसको समझते हैं कि किस तरीके से सिंधु घाटी का पतन हो गया था। अब पतन हमारी समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वैदिक काल की। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला जो आता है वो वैदिक काल आता है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके धीरे धीरे चीजों को क्लियर करते चलेंगे और सारे टॉपिक हम क्लियर करा देंगे। तो अगली हेडिंग लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। नेक्स्ट लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, और समझते हैं कि कैसे सिंधु घाटी का पतन हुआ। इसके लिए अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहला नाम आता है, एक तो विचारक है, विचारक, और दूसरा उनका मत है। ठीक है, विचारक और मत। इसमें पहला नाम लिख लेना जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया बाढ़। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन बनता है। ऑरेल स्टाइन, दूसरा आता है आरेल स्टाइन। अब आरेल स्टाइन ने अपना मत दिया, उन्होंने कहा बाढ़ नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या बताया, जलवायु परिवर्तन। तीसरा देखो गार्डन चाइल्ड का नाम आता है, गार्डन चाइल्ड। और एक और नाम आता है मार्टिमल व्हीलर का, मार्टिमल व्हीलर। इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना। इनने कहा कि भाई आर्यों का आक्रमण हुआ इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आधुनिक विचार। आधुनिक विचार क्या मानता है, भूकंप को इसका कारण मानता है। कहता है कि भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। प्रयास करेंगे जल्दी से, कल ही हम वैदिक काल को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे और उसे एक दो दिन में कंप्लीट कर देंगे वैदिक काल को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।